गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हाईवे बेसिक्स बाय मंजीत। सो आज का हमारा टॉपिक है हाईवे कंस्ट्रक्शन फुल प्रोसेस फ्रॉम टेंडर टू कंप्लीशन। सो जैसे कि हमने अभी तक बात की थी डीपीआर स्टेज के बारे में, जो डीपीआर के में जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, उन सब के बारे में बात की हमने। टेंडर जो होता है डीपीआर कंसल्टेंट्स के लिए जो आता है, उसके बारे में बात की हमने, डिटेल में बात की। आईआरसी के बारे में, आईआरसी एसपी 19/2020 के बारे में। अब सेम एज इट इज़ हम बात करेंगे आज किसके बारे में, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में। सो कंस्ट्रक्शन का जो मेन जो प्रोसेस है उसको आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए जो हाईवे में जो कंस्ट्रक्शन रहती है, या ओवरऑल जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी मान लीजिए जैसे कहीं डैम की हो रही है, टनल की हो रही है, तो ये जो सारे जो भी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, जो मेजर स्ट्रक्चर्स जो हमारे बनते हैं, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं जो कि, तो उसमें ना सब में प्रोसेस सेम रहता है ऑलमोस्ट, बस ये है कि अथॉरिटीज़ बदल जाती है। तो आज जो मैं अब ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो इसमें सबसे जो मेन चीज़ है, देखिए फर्स्ट लिखा पॉइंट, डीपीआर अप्रूवल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए आपकी डीपीआर कंप्लीट हो गई है, आपने सबमिशन कर दिया डीपीआर। किसको सबमिशन किया? अथॉरिटी को। अथॉरिटी कोई भी हो सकता है, एनएचएआई, एनएचएआई डीसीएल, स्टेट पीडब्ल्यूडी, ठीक है, वो सब हो चुका है। अब टेक्निकल स्क्रूटिनी होनी है उसकी। कैसे? आपने मान लीजिए ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की रिपोर्ट सबमिट की है, पेमेंट डिज़ाइन की रिपोर्ट सबमिट की है, जो ट्रैफिक स्टडी हुई थी उस अलाइनमेंट पे वो आपने सबमिट की है। लैंड रिक्वायरमेंट या लैंड एक्विजिशन जो भी रिक्वायर्ड था उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट आपने सबमिट की है, ठीक है। कोई सेफ्टी फीचर्स है वो आपने सबमिट किए हैं, तो ये सारी डिटेल्स आपने सबमिट की है। तो इसके बिहाफ पे हम पता लगाते हैं कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ईपीसी मोड में जाएगा, मत और हमारा जो ट्रिपल पी में जाएगा, बोट में जाएगा, हैम में जाएगा। सॉरी, ये ईएफसी हो गया, ये ईपीसी आना था, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, मान लीजिए अब डीपीआर हो गया है, उसके बाद लैंड एक्विजिशन के लिए बाकी जो अथॉरिटीज़ होती है, जो मान लीजिए हमारा जो जो पटवारी है, तहसीलदार, इन सब की ये वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इसमें भी हमारे अप्रूवल के लिए जो है थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। ऐसे ही क्या है, प्रोजेक्ट इंक्लूडेड इन एनुअल प्लान या बजट। अब मान लीजिए जो हमारा हर फाइनेंशियल ईयर में जो भी बजट एलोकेट होता है मोर्थ को, मिनिस्ट्री को, या कोई भी अथॉरिटी को, तो उस बेसिस पे ये जो प्रोजेक्ट है वो मतलब कि वो उसमें इंक्लूड था कि नहीं, जो एनुअल प्लान था फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। तो वो सब भी देखना होता है। सेकंड जो हमारा स्टेप आता है टेंडर प्रिपरेशन का। अब जो टेंडर प्रिपरेशन है क्या है, मान लीजिए आपको डीपीआर आपके पास आ गई है, अथॉरिटी के पास, उसने सब कुछ चेक कर लिया, स्क्रूटनी कर लिया, ए टू जेड सब हो गया। तो अब वो डीपीआर आ गई, अलाइनमेंट फिक्स हो चुका है, अब हमारी बारी है कि हम उस टेंडर को फ्लोट करें। तो जो डीपीआर है, डीपीआर के बेसिस पे एक टेंडर जो है गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है वो निकालेगी। तो उसमें जो मेन डॉक्यूमेंट्स होंगे ना उस टेंडर में, तो वो कौन से होंगे? सबसे पहले एक आएगा एनआईटी। एनआईटी का नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। इसमें क्या है कि एक एक वन पेजर आएगा। वन पेज में जो प्रोजेक्ट की जो बेसिक डिटेल्स होगी वो गिवन होगी, कि आप प्रोजेक्ट का नाम क्या है, किस लोकेशन पे है, ठीक है, कौन अथॉरिटी है, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या लिखा होगा? स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन, एंड डेट ऑफ सबमिशन। उसके बाद फिर ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। और उसके बाद में साथ में क्या आएगा? उसके बाद आएगा एक आरएफपी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जिसमें डिटेल्ड सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी होगी, टेक्निकल और फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद में फिर उसमें क्या लिखा होगा कि भाई आपको कौन कौन से स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। उसके बाद फिर क्या होगा? फिर उसमें लिखा होगा कि भाई आपको ये फॉर्मेट्स फिल करके देने हैं। देन बिलिंग ऑफ क्वांटिटीज़, बीओक्यू, एक बीओक्यू की एक्सेल सीट आएगी जिसमें सारी क्वांटिटीज़ मेंशन्ड होंगी। आपको बस आपको जो लगता है कि जिस रेट में आप काम कर पाओगे वो सारे रेट्स उसमें फिल करने हैं, और वो ऑटोमेटिकली एक टोटल अमाउंट आ जाएगा एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। वो सारा अमाउंट आ जाएगा, वही आपका जो बीओक्यू की वो शीट है वही आपको वापस सबमिट करनी है, ठीक है। ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस रहता है, ठीक है। देन आता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। अब जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, मान लीजिए जो अभी ड्राइंग्स वगैरह आई है, बाकी जो स्पेसिफिकेशन उस साइट के बेसिस पे है वो सब उसमें मेंशन्ड होगा, ठीक है। देन क्या है कि ये देखिए जीएडी, अलाइनमेंट, क्रॉस सेक्शन, ये भी सारी भी जो भी ड्राइंग्स होंगी वो सारी इसमें मेंशन्ड होगी, जो कि डीपीआर के टाइम पे सबमिट हुई थी। फिर
कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन देखी जाएगी कि प्रोजेक्ट ईपीसी हैम बोर्ड कौन से उस पर देना है, ठीक है। देन क्या है कि ये सारी डिटेल्स होंगी किसमें, हमारे एक टेंडर की जिप फाइल में, जो कि हम डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, ई प्रिक्योर की वेबसाइट से, या फिर उस अथॉरिटी की वेबसाइट, उस अथॉरिटी के टेंडर वाले पोर्शन से, ठीक है। इसके बारे में भी हम मैं किसी दिन आपको डिटेल में एक जो है टेंडर डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पे, थर्ड जो उसका प्रोसेस है, ठीक है। अब इसमें इसमें क्या है, अब जो है टेंडर प्रोसेस, अब टेंडर हमने डाल दिया है ई प्रोक्योर वेबसाइट पे। अब क्या चीज़ें आएंगी, अब टेंडर डल गया है, अब मान लीजिए आरएफपी आई, आरएफपी डाउनलोड करके लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, जो भी बिडिंग डिपार्टमेंट होगा उसने पढ़ना स्टार्ट किया, चेक किया क्या एलिजिबिलिटी है, फाइनेंशियल टेक्निकल सब क्लियर हो गया उनका। अब मान लीजिए उनको कहीं डाउट आ रहा है, तो डाउट आ रहा है तो क्या होगा कि एक प्री बिड मीटिंग रखी जाएगी, मतलब बिडिंग से पहले एक मीटिंग रखी जाएगी जिसमें सारे डाउट्स क्लियर होंगे, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर अपने क्यूरीज रेज करेगा, देन अथॉरिटी उसका क्लैरिफिकेशन देगी, और उसका एक जो भी है रिप्लाई प्रॉपर, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे और इन्होंने क्या रिप्लाई दिया, इसका एक अडेंडम बन के एक प्रॉपर एक शी मतलब मान लीजिए एक पीडीएफ बन के वो वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी, ताकि जिन लोगों ने प्री बिड मीटिंग अटेंड नहीं की है उनको भी आइडिया हो जाए कि मतलब कि किस जो लोगों को या कॉन्ट्रैक्टर्स को किसके रिगार्डिंग क्या कोई क्यूरीज आई थी, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद होगी बिड सबमिशन। बिड सबमिशन में क्या चीज़ें होंगी, बिड सबमिशन में दो पार्ट में जाएगी जो है बिड, एक तो टेक्निकल बिड और एक फाइनेंशियल बिड। टेक्निकल बिड में क्या होता है, टेक्निकल बिड में यानी आपने टेक्निकल आपका एक्सपीरियंस, आपकी मैन पावर यानी की पर्सनल्स आपके, उसके बाद में फिर आप आपने टेक्निकली सेम ऐसा कोई प्रोजेक्ट पहले कंप्लीट किया है, सेम जैसे मान लीजिए रिहैबिलिटेशन का हो गया, यानी इम्प्रूवमेंट का हो गया, कोई भी तरह का प्रोजेक्ट हो सकता है, या न्यू कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हो गया, सेम सिमिलर आपने कोई काम किया होना चाहिए। फाइनेंशियल बिड में क्या आएगा, फाइनेंशियल बिड में कि आपकी कंपनी का एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑलमोस्ट इतना होना चाहिए। वो मोस्टली होता है कि मान लीजिए आपका टेंडर आया 50 करोड़ के रोड के लिए, ठीक है, तो वो कहेंगे कि आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर भी 50 करोड़ के आसपास ही होना चाहिए, तभी आप इस टेंडर को फिल कर सकते हैं। ओके। देन आता है बिड एवेल्युएशन। अब मान लीजिए आपने टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड दोनों सबमिट किए, तो सबसे पहले आपके टेक्निकल क्वालिफिकेशन चेक होगी। टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे ही चेक होगी उसके बाद फिर आएगा फाइनेंशियल, आपका चेक होगा। फाइनेंशियल चेक होने के बाद जो आपने वो बीओक्यू सबमिट किया था जो एक्सेल शीट, उसमें कंपैरिजन होगा कि किसने लोएस्ट वन किया है। जिसने भी L1 मतलब कि लोएस्ट वन, जिसने भी लोएस्ट वन सबमिट किया होगा ना रेट, उसको उसको ये जो वर्क होगा वो अवॉर्ड हो जाएगा, तो उसे मिलेगा LOA, अवॉर्ड ऑफ वर्क, यानी लेटर ऑफ अवॉर्ड या लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलेगा उसे, ठीक है। वो L1 बिडर को मिलेगा, यानी लोएस्ट वन बिडर को। उसके बाद आता है जैसे उसको LOA मिला, अब उसका क्या होगा, अब उसका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में क्या होगा, मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट LOA मिला उसे, फिर होगा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में सारी चीज़ें लिखी होगी कि आपको ये प्रोजेक्ट कब से कब तक करना है, आपको क्या क्या चीज़ें आपके स्कोप में रहेगी, क्या क्या चीज़ें क्लाइंट के स्कोप में रहेगी या अथॉरिटी के स्कोप में रहेगी, क्या क्या चीज़ें आप नहीं करोगे तो आपको कितनी पेनल्टी लगेगी, आप क्या काम करोगे तो उससे आप बचे रहोगे। उसमें उसमें जो भी चीज़ें होंगी ना, सब कुछ A to Z लिखा होगा, उसी वो ही कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट या कंसेशन एग्रीमेंट होगा, ठीक है। कंसेशन एग्रीमेंट सबमिट करने के बाद आपको एक चीज़ और करनी पड़ती है, जो कि है PBG, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी कह देते हैं। ये आपको सबमिट करनी पड़ती है, क्यों कि आप इस प्रोजेक्ट को सीरियसली कंप्लीट करना चाहते हैं। ये एक तरह से वो है कि ये मतलब आप शो कर रहे हैं एक तरह से परफॉर्मेंस के लिए आप गारंटी दे रहे हैं कि हम इसको प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी फिर आती है अपॉइंटेड डेट। अपॉइंटेड डेट जो होगी आपको अपॉइंट कर दिया, मान लीजिए वो स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइम ही होगा। मान लीजिए आज आपकी अपॉइंटमेंट डेट है, तो आज से ही आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जो LOA था, LOA के बाद 15 से 20 दिन मिलते हैं नॉर्मली आपको मतलब अपॉइंटेड डेट में, क्योंकि मतलब इतना टाइम लग जाता है कि साइट पे पहुंचने में, मोबिलाइजेशन करने में, बाकी लाइजनिंग में, ठीक है। ऐसे ही अब क्या है प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। अब प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में क्या आता है, मान लीजिए आपका स्टार्ट हो गया है प्रोजेक्ट, ठीक है। अब कुछ प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करनी पड़ेगी, जैसे कि मान लीजिए
जो अथॉरिटी है, जनरली आप एग्रीमेंट में देखेंगे तो 90% लैंड आपको हैंड ओवर कर देती है अथॉरिटी। क्यों? मान लीजिए आपको, अगर वो कम आपको हैंड ओवर करेगी लैंड, तो उसमें क्या इशू आएगा, तो आप वो ना, आपको क्या होगा कि आपका जो कंस्ट्रक्शन का टाइम है उसमें डिले होगा, क्योंकि लोग हैं वो लैंड, अपनी लैंड को छोड़ेंगे नहीं ऐसे। ठीक है, वो कहेंगे कि हमारा पैसा अभी फंसा हुआ है, तो वो छोड़ेंगे नहीं। उस बेसिस पे क्या होगा, इशू, वो सारे इशू किसको झेलने पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को। तो इसलिए कोशिश ये करते हैं अथॉरिटी की, आम 90% ऑलमोस्ट लैंड हैंड ओवर कर दे किसको, कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, ताकि कॉन्ट्रैक्टर अपना आराम से काम कर सके। देन एक और जो पार्ट आता है वो है यूटिलिटी शिफ्टिंग के। मान लीजिए उसमें कहीं पे इलेक्ट्रिक पोल्स आ रहे हैं, कहीं पे ट्रांसफार्मर आ रहा है, कहीं पे गैस लाइन पाइप आ रही है, तो ये सब भी है, इसकी भी शिफ्टिंग प्रॉपर करवा के देनी होती है। ठीक है, जब प्रोजेक्ट लोड हो जाता है उसी टाइम में। ठीक है, देन क्या है, मोबिलाइजेशन का। मान लीजिए ये सारी चीज़ें पैरेलली चल रही है, फिर मोबिलाइजेशन चलेगी। मोबिलाइजेशन में क्या होगा कि हमने देखा, हमने थ्रू आउट एक स्ट्रेच को देख लिया। अब थ्रू आउट स्ट्रेच में हमें कहाँ पे लैंड, हमें मतलब प्रोजेक्ट के ऑलमोस्ट सेंटर में हमें कहाँ पे लैंड मिल रही है जहाँ पे हम अपना ऑफिस सेटअप कर सकें। उस ऑफिस के पास में हमारी लैब होती है, लैब के पास में हम अपना, मान लीजिए अपना, और बाकी जो जहाँ पे हमारा स्टोर वगैरह रखना। ठीक है, और वहीं पे हमारे डिप्लॉयमेंट करना इंजीनियर्स की, सर्वे टीम का, सेफ्टी की, और हमारी मशीनरी मोबिलाइज करना। ठीक है, मशीनरी के लिए अलग से एरिया बनाना, वो सब वहाँ पे मोबिलाइजेशन में आ जाता है। ठीक है, फिर आता है सर्वे एंड ड्राइंग्स। मान लीजिए अब मोबिलाइजेशन होगी, तो फिर सबसे पहला जो मेन काम आएगा सर्वेयर्स का आएगा। सर्वेयर्स चेक चेक करेंगे, टोपोग्राफी सर्वे करेंगे, सेंटर लाइन फिक्स करेंगे, आरओडब्ल्यू बाउंड्रीज को फिक्स करेंगे। जबकि ये चीज़ें डीपीआर के टाइम पे हो चुकी है, पर ये इसलिए करना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ही है जिसको एग्जीक्यूशन करना है, तो एग्जीक्यूशन करने के लिए ही सारी क्लैरिटी आपको खुद से होनी चाहिए, ना कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहना है। ठीक है, ये चीज़ है। अब आता है प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग ड्राइंग, कंस्ट्रक्शन मेथड, स्टेटमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान। ये सब क्या है, आपको ना जो है, उन्होंने एक जनरल ड्राइंग आपको सबमिट कर दिया, पर वर्किंग ड्राइंग जो आपके इंजीनियर जिन ड्राइंग को देख के कंस्ट्रक्शन करवाएंगे वो वर्किंग ड्राइंग्स होगी। सो वो आपको अपने एंड से ही बनवानी पड़ती है। ठीक है, अब आता है अप्रूवल स्टेज, वेरी क्रिटिकल। अब क्या है, आपने काम स्टार्ट कर दिया, जनरल छोटा मोटा आपका काम चल रहा है, फिर आएगा मेन जो जो इंजीनियरिंग वाला जो काम है, जहाँ पे ड्राइंग देख के ही कंस्ट्रक्शन होगा। सो जीएडी अप्रूवल, पेमेंट डिज़ाइन अप्रूवल, मटेरियल सोर्स अप्रूवल, मिक्स डिज़ाइन अप्रूवल, ट्रैफिक सेफ्टी प्लान अप्रूवल, इन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी कंप्लाइंसेस। ये सब क्या है, ये सारे अप्रूवल्स हैं। अब जीएडी क्या है, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। पेमेंट डिज़ाइन की जो रिपोर्ट्स आएगी वो आपको अप्रूव करानी पड़ेगी। मटेरियल आप कहाँ से लेके आ रहे हैं, सोर्स है वहाँ, वो आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा। ये किससे अप्रूव करवाना पड़ेगा, एक तो अथॉरिटी से, जो भी क्लाइंट है हमारा। उसके बाद में अथॉरिटी ने ना एक सुपरविजन कंसल्टेंट को अपॉइंट किया होगा, या इंडिपेंडेंट या अथॉरिटी इंजीनियर बोलते हैं एनएचएआई में और एनएचएआई डीसीएल में। ठीक है, तो उन्होंने उनको अपॉइंट किया होगा, तो उनसे भी इनको अप्रूव करवाना पड़ता है ये सब। अगर अप्रूव नहीं कराएंगे तो इनकी पेमेंट्स भी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन स्टेज। अब एक्चुअल एग्जीक्यूशन में क्या सीक्वेंस रहता है हमारा, सबसे पहला जो सीक्वेंस रहता है, और ये जनरली इंटरव्यू में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, कि सीक्वेंस ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला स्टेप क्या है। तो मोस्टली लोग मैंने देखा है वो बोलेंगे कि अर्थवर्क है, एम्बैंकमेंट है, ये सब ग्रेड है, ये सब। बट सबसे पहला जो स्टेप है वो क्लियरिंग एंड ग्रबिंग का है, जिसे सीएनजी भी बोलते हैं हम। ठीक है, और ये ही मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मोर्थ, अगर आप खोलेंगे मोर्थ की जो ऑरेंज बुक है, मोर्थ 250 2013, उसके अंदर भी प्रॉपरली गिवन है कि जो सबसे पहला जो पार्ट है या सीक्वेंस में जो भी है वो क्लियरिंग एंड ग्रबिंग है, जिसे सीएनजी बोलते हैं। अब ये सीएनजी हो जाएगा क्लियरिंग। मान लीजिए आपका, आप साइट पे गए, साइट पे क्या इशू आ रहा है कि मान लीजिए आपका ग्राउंड है, ग्राउंड पे ना कहीं पे डेब्रिस है, कहीं पे प्लास्टिक है, कहीं पे कुछ है, तो वो सबको आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। जो ग्राउंड है जहाँ पे आपको अर्थवर्क प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, आप सबसे पहले आप एम्बैंकमेंट बेड बनाएंगे, एम्बैंकमेंट बेड के ऊपर आप सबग्रेड डालेंगे, सबग्रेड जो कि फर्स्ट लेयर होगी हाईवे हाईवे कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी जीएसबी, डब्ल्यूएमएम, डीएलसी। ये तो आप मतलब बेसिक लेयर्स हैं, इसके बारे में आप मतलब आप जानते होंगे। और अगर नहीं जानते तो मैं इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा जल्दी ही। ठीक है,
और आता है फिर पेमेंट लेयर्स। पेमेंट लेयर्स में क्या है कि डीबीएमबीसी जो कि हमारी बिटुमिनस लेयर होती है, जनरल हम आजकल जो देखते हैं वो फ्लेक्सिबल पेमेंट ही हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये पेमेंट लेयर्स आ जाएगी। सबसे पहले आई एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट आया, एम्बैंकमेंट के ऊपर सबग्रेड बना, सबग्रेड के ऊपर जीएसबी, डब्ल्यूएमएम। ठीक है, ये सब आया। जीएसबी आई, डब्ल्यूएमएम आया, डीबीएम आया, बीसी आ गई। ये एक पेमेंट तैयार हो गया। देन पैरेलली हम क्या करें, स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दे रहे हैं। स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीज़ आती है हमारी, कन्वर्ट्स आते हैं, मेजर ब्रिज आ गए, माइनर ब्रिज आ गया। ठीक है, गॉट इट। अब क्या है हमारे फिर साथ में, हमारा क्या है कि अब मेन कैरिज वे इधर है, एक एक पेमेंट तैयार हो गया, एक पेमेंट इधर तैयार आ गया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर ये 4 लेन है तो बीच में मीडियन है, तो मीडियन भी हमें प्रिपेयर करना है। शोल्डर क्या है, शोल्डर क्या है कि कुछ शोल्डर तो हमारा पेव्ड होता है, जो कि हमारा जो हम मतलब बीसी बीसी करते हैं जिस पे, और कुछ पार्ट होता है अर्दन शोल्डर। ठीक है, उसको वो भी प्रिपेयर करना है हमें। फिर साथ में शोल्डर के बाद कुछ एरियाज में ड्रेन आ गई। ठीक है, टू टू ड्रेन ऑफ द वाटर या रेन वाटर कह सकते हैं। तो उसको ड्रेन ऑफ करने के लिए सॉरी, तो वो हमें ड्रेन भी मेंटेन करनी पड़ेगी, उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये सब सारी चीज़ें जब रेडी हो जाएंगी तब हमारे जो रोड फर्नीचर लगता है, जो कि है साइन बोर्ड्स कह सकते हैं, मार्किंग कह सकते हैं, क्रैश बैरियर कह सकते हैं, रोड सेट्स हो गए, ये सब लगते हैं। ठीक है, देन क्या है हमारे सेफ्टी वर्क्स एंड फिनिशिंग। ये सारी चीज़ें हैं, जैसे सेफ्टी वर्क्स में टीएमएस एटीएमएस हो गए, जो एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। मान लीजिए आपके कैमरेज लगने हैं ताकि वो स्पीड डिटेक्ट कर सके, और कोई एक्सीडेंट हो तो उस सब से हमें आइडिया लग सके। और सेफ्टी वर्क्स में और क्या आ जाएगा, मान लीजिए आपके आ गए वीएमएस। वीएमएस क्या होता है, वेरिएबल मैसेज साइन। वो सब भी लगते हैं कि आगे कोई एक्सीडेंट हो तो हमें वो डिजिटल स्क्रीन पे दिख जाए वो सब, कि आगे एक्सीडेंट हुआ है, हमें धीरे चलना है, यानी गो स्लो लिखा आ जाता है, जैसे आपने कभी नोटिस भी किया होगा। ठीक है, और जो भी वर्क हमें एग्जीक्यूट करना है वो एज पर ड्राइंग करना है और मोड की स्पेसिफिकेशन पे करना है। अब आते हैं क्वालिटी कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। अब क्वालिटी कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग क्या है, मान लीजिए आपकी इन हाउस लैब होनी चाहिए टेस्टिंग के लिए। आप डेली बेसिस पे जो भी आपका मटेरियल जो साइट पे यूज़ हो रहा है वो सब की इन हाउस टेस्टिंग कर रहे हैं। तो वो टेस्टिंग कर रहे हैं, वो किसके सामने करनी है आपको, इंडिपेंडेंट या अथॉरिटी इंजीनियर की। और वो डेली बेसिस पे इंस्पेक्शन भी करते हैं आपके। अगर कोई भी टेस्ट फेल होते हैं तो आपको मान लीजिए उस बेसिस पे आपको सोर्स भी चेंज करना पड़ सकता है मटेरियल का। क्यों, मान लीजिए आपके बार बार अगर जो भी टेस्ट हैं वो फेल हो रहे हैं, इट मीन्स कि आप या तो अच्छा क्वालिटी का मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर क्या है कि आप मान लीजिए M40 यूज़ करना चाहिए और आप M30 यूज़ कर रहे हैं। वो सब मतलब डिपेंड करता है लैब पे और कंडीशन पे उस टाइम पे। ठीक है, और इसी बिहाफ पे जो अथॉरिटी या इंडिपेंडेंट इंजीनियर है वो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करता है क्लाइंट को। क्लाइंट मान लीजिए एन एच आई हो या NHIDCL हो, कोई भी हो, उसको सबमिट करता है एमपीआर। एमपीआर बेसिस पे ही वो जो NHI है वो रिव्यू करती है कि करंटली क्या स्टेटस है प्रोजेक्ट का। और वो मतलब मंथ में एक या दो बार ही साइट पे आ पाते हैं, क्योंकि उनके अंडर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये साइट इंस्पेक्शंस, ऑडिट्स, ये सब जो है कि एक अलग से जो मटेरियल इंजीनियर कह सकते हैं या असिस्टेंट मटेरियल इंजीनियर हो गए, ये सब जो है ये डेजिग्नेशन है इंडिपेंडेंट या अथॉरिटी इंजीनियर्स के, इंजीनियर्स की। ठीक है, जो कि क्वालिटी चेक करते हैं, या फिर AQME भी बोलते हैं उसे, असिस्टेंट क्वालिटी कम मटेरियल इंजीनियर। ठीक है, ये सारी पोजीशंस होती है जो जिनका काम रहता है कि क्वालिटी चेक करे साइट पे भी जाके और लैब में भी जो टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, अब आता है मेजरमेंट, बिलिंग एंड पेमेंट। अब जो भी काम हुआ उसका उसका मेजरमेंट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा, उसको मेज़र करेगा, डेली एक DPR बना के सबमिट करेगा। पर उसको वेरीफाई करने का काम किसका है, इंडिपेंडेंट या अथॉरिटी इंजीनियर का। वो उसे वेरीफाई करेगा, ओके अगर वो करता है तभी उस जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी बिलिंग, उसको उसको पैसे मिल पाएंगे। ठीक है, जो RA बिल सबमिट होंगे उसकी वेरिफिकेशन होगी, फिर उसका सर्टिफिकेशन होगा। इंजीनियर जो होंगे अथॉरिटी इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स, वो सब ओके करेंगे तभी उसकी पेमेंट रिलीज होगी। ठीक है, अब ये सब हुआ कंप्लीशन, टेस्टिंग एंड ओपनिंग। कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट, फाइनल लेयर इंस्पेक्शन हुई। फाइनल लेयर इंस्पेक्शन में जैसे क्या होता है, 95% जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, जब प्री COD होती है,
प्री सीओडी होने के बाद में या उससे पहले हो जाती है शायद प्री सीओडी, और 95% के आसपास जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो सीओडी मिल जाती है, कमर्शियल ऑपरेशन डेट। कमर्शियल ऑपरेशन डेट क्या है कि जब आपका जो ट्रैफिक है वो रोड पे आ गया है, रोड पे चल चुका है, ठीक है, वो वाली डेट हो गई। ठीक है, पर इन डेट्स में क्या होता है, ये डेट्स हैं, इससे पहले क्या होगा, कुछ सेफ्टी ऑडिट्स होंगी। सेफ्टी ऑडिट में क्या दे, देखा जाएगा, सेफ्टी ऑडिट में ये देखा जाएगा कि ये रोड, जो रोड यूजर्स है या ट्रैफिक है उसके लिए सेफ है कि नहीं, उस बेसिस पे रोड सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट की जाती है, जो कि रोड सेफ्टी कंसल्टेंट करते हैं और एनएचएआई के बिहाफ पे करते हैं। और जो भी डिफेक्ट्स होंगे उस टाइम पे रोड के, वो रेक्टिफाई करने पड़ेंगे और उनका कंप्लाइंस करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को, ताकि वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। जैसे ये सब हो जाएगा, कंप्लाइंस हो जाएगा, फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको रिसीव होती है प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और वो जो हाईवे है वो ओपन हो जाता है ट्रैफिक के लिए। पर चीज़ें यहीं नहीं ख़त्म होती है, फिर आता है डीएलपी, डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड। मान लीजिए उसने अपना प्रोजेक्ट विद इन टाइम कंप्लीट कर दिया, उसके बाद में हमने जो स्टार्टिंग में बात की थी पीबीजी, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, जो कि उसने स्टार्टिंग में सबमिट की थी कि अगर वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देगा तो उसको उसके पैसे वापस मिल जाएंगे, पर वो नहीं मिलते, अभी कंप्लीट होने के बाद नहीं मिलते हैं। उसके बाद आती है एक चीज़ डीएलपी, डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड। एटलीस्ट 2 से 5 साल का पीरियड रखा जाता है गवर्नमेंट द्वारा या क्लाइंट द्वारा, कि जब 2 से 5 साल तक इस रोड पे कोई भी डिफेक्ट आता है, रटिंग आती है, क्रैकिंग, सेटलमेंट, कुछ भी इशू होता है, वो सारा कॉन्ट्रैक्टर के ही स्कोप में रहेगा। और अगर कोई नहीं आता या फिर आता है तो उसको खुद ही रिपेयर करना है, और 5 साल बाद ही, ये सब चीज़ों के बाद ही उसकी पीबीजी जो है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है, वो रिलीज़ की जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का हाईवे के कंस्ट्रक्शन का पूरा प्रोसेस, जो कि आपको मैंने एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया है, और ये बहुत डिटेल में और वास्ट है। ठीक है, अगर इसको हम एक एक टॉपिक को लेके बैठे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इसको बिल्कुल कम से कम में समझा दूँ। ठीक है, अब करते हैं क्विक रिकैप। अभी तक जो हमने पढ़ा उसको ढंग से जानेंगे। डीपीआर हुआ, सबमिट हुआ क्लाइंट को, क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने सारा सबमिट किया, सब चेक किया, उसके बाद में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स रिक्वायर्ड थे, वो सब किए। अब ये जो टेंडर था, टेंडर को ई प्रिक्योर या जो भी क्लाइंट की वेबसाइट है या अथॉरिटी की वेबसाइट है उस पर फ्लोट कर दिया, टेंडर फ्लोट हुआ। जिसको भी प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ, जो भी L1 बीडर था यानी लोएस्ट वन था, उसको अवार्ड हुआ एलो, फिर उसे लेटर ऑफ अवार्ड मिला। लेटर ऑफ अवार्ड मिलने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन हुआ। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन हुआ, उसने पीबीजी सबमिट की, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। देन वो अब उसको अपॉइंटेड डेट मिली। अपॉइंटेड डेट के बाद उसने कुछ प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की, जैसे कि हमारा जो मोबिलाइजेशन है, बाकी जो यूटिलिटी शिफ्टिंग वगैरह है, लैंड एक्विजिशन है, वो सब किया। फिर उसने कुछ अप्रूवल्स वगैरह लिए। देन हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो फिर हमने कुछ काम किया, तो उस बेसिस पे हमने अपनी बिलिंग की। बिलिंग को वेरीफाई करके अथॉरिटी इंजीनियर ने हमारी पेमेंट रिलीज़ हुई, और देन हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में हमारा है डीएलपी। डीएलपी को भी हमने प्रॉपरली मैनेज किया सारा, और उसके बाद में हमें हमारी पीबीजी वापस मिल गई। यही था एक हाईवे का पूरे कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस, ये मैंने आपको एक बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन इन सारे टॉपिक्स पे अलग से एक एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे ही मैं आपको इंडस्ट्रियल वे में आपको जो भी हाईवे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आप मतलब वैसा वाला फील ना करें कि भाई आप जो रटी रटाई चीज़ें हैं बुक्स में लिखी है वही आप पढ़ रहे हैं। मैं आपको इंडस्ट्रियल वे में आपको समझाऊंगा कि इंडस्ट्री में कैसे हाईवे जो कंस्ट्रक्शन है उसका क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या चीज़ें उसमें रहती है, वो सब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू।